हाय गाइस, वेलकम टू द यार क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कुछ लोग की प्रिपरेशन तो ठीक चल रही होगी और कुछ लोग के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि हमारा जो एग्जाम है वो होगा कि नहीं होगा। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि अब हमारा TRE 3 नहीं होगा, तब तक आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए रखिए, तब तक प्रिपरेशन करते रहिए। तो आज आए हैं, आज हम कुछ क्वेश्चन लेके। ये क्वेश्चन में जो लेके आई हूँ वो कौन सा है, आपके गेट के बेसिक क्वेश्चन है। मीन्स जो गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 नंबर के जो बेसिक क्वेश्चन है वो काफी सारे पीजीटी क्वेश्चन में आते हैं। आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSB में, बहुत सारे एग्जामों में हमारा जो पीजीटी के एग्जाम है और हमारे बीपीएससी में भी, आज तो हमारे बीपीएससी में भी गेट के बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आज आपको गेट के बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आप देखिए, जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रही होंगी तो आप अपने आप को टिक करते रहिए कि आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर ले रहे हैं। मीन्स गेट के बेसिक क्वेश्चन कितने आप कर ले रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कितना अच्छा है। क्या आप गेट के जो बेसिक क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, कितना अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। तो ये चीजें क्या होगी, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो हम चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम पहले अपना पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि आपके गेट में पूछा गया है। फर्स्ट वन इज क्या, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज द टाइम टू लीव फील्ड इन द आईपी डेटाग्राम हेडर। आईपी डेटाग्राम हेडर क्या होता है, जब आप नेटवर्क लेयर पे पैकेट को सेंड करते हैं। मीन्स नेटवर्क लेयर पे जब जो आपका मैसेज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे पैकेट बोलते हैं। नेटवर्क लेयर पे जो आपका पर्टिकुलर मैसेज होता है उसे हम बोलते हैं क्या, पैकेट बोलते हैं। जब ये नेटवर्क लेयर पे आता है तो नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, आपका एक हेडर को ऐड किया जाता है। आईपी डेटाग्राम हेडर को ऐड किया जाता है। उस हेडर में ये बोला गया है कि जो टीटीएल है वो किसके लिए यूज करते हैं। आपके जो आईपी पैकेट होता है, आईपी पैकेट के हेडर में टीटीएल हम क्यों यूज करते हैं। टीटीएल मीन्स व्हाट, टाइम टू लिव। टीटीएल क्यों यूज करते हैं। तो चलिए आते हैं अपने पहले ऑप्शन की तरफ। पहला क्या बोलता है आपका, एंश्योर पैकेट रीच डेस्टिनेशन विद इन दैट टाइम। मीन्स जो आपका टीटीएल है, क्या वो एंश्योर करता है कि आपका जो पर्टिकुलर पैकेट है वो डेस्टिनेशन पे एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच गया है। बी क्या बोलता है कि डिस्कार्ड पैकेट दैट रीच लेटर देन दैट टाइम। क्या उस पैकेट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, अगर वो पर्टिकुलर जो आपका पैकेट है आप भेज रहे हैं इंटरनेट पे, यदि वो पैकेट लेट हो गया, पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पहुंचा, तो आप उस पैकेट को क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, इसलिए आप टीटीएल यूज करते हैं। बी क्या बोलता है, प्रिवेंट पैकेट फ्रॉम द लूपिंग इनफाइनेटली। क्या एक पैकेट जो है इंटरनेट पे मूव कर रहा है, मीन्स एक लूपिंग में बार बार घूम रहा है, तो उसको आप प्रिवेंट करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो पैकेट है वो लूप में ना घूमे। डी क्या बोलता है, लिमिट द टाइम फॉर विच पैकेट गेट क्यू इन द इंटरमीडिएट राउटर। एक आप पर्टिकुलर टाइम पे जो वो आपका पैकेट है वो इंटरमीडिएट राउटर पे आ जाए। क्या इस रीजन के लिए हम क्या करते हैं, टीटीएल यूज करते हैं। तो टीटीएल का मतलब क्या होता है, टाइम टू लीव। टीटीएल का यूज इसलिए करते हैं, मान लीजिए ये आपका R1 राउटर है, ये आपका क्या है, R3 है, ये है आपका R4, ये क्या है आपका राउटर है। ये पर्टिकुलर आपका जो है सोर्स है, यस जो है सोर्स है। सोर्स से क्या जा रहा है, एक पैकेट जा रहा है। ये राउटर इस R3 के थ्रू कनेक्ट है, R3 किसके, R4 के थ्रू, एंड आपका जो R4 है R1 के थ्रू कनेक्ट है। यदि ये पैकेट R1 पे आता है, देन उसके बाद क्या करता है, R3 पे जाता है। जो R1 राउटर है इस पैकेट को R3 पे भेज देता है, और ये R3 जो राउटर है उस पैकेट को R4 पे भेज देता है। देन R4 जो राउटर है उस पैकेट को कहाँ भेज देता है, देन अगेन R1 पे भेज देता है। इसका मतलब जो एक हमारा जो पैकेट है वो एक लूप में बार बार घूम रहा है। यदि हम टीटीएल का यूज करते हैं, देन एक पैकेट जो है आपका लूप में घूम रहा है, ट्रेवर्स कर रहा है, उससे हम टीटीएल के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका सोर्स है, देन उसके बाद फर्स्ट राउटर, देन सेकंड राउटर एंड देन आपका जो है क्या है, रिसीवर है। यहाँ पे आपका क्या है, एक रिसीवर है। ये आपका यहाँ पे आईपी पैकेट है। इस आईपी पैकेट में आप टीटीएल की वैल्यू कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। मीन्स 3 होप के बाद ये पर्टिकुलर पैकेट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। मीन्स आपका ये फर्स्ट वन ये राउटर है, एंड देन सेकंड ये राउटर, एंड थर्ड ये राउटर। ये आपका क्या है, ये डेस्टिनेशन है। जो आपका आर है वो क्या है, आपका
डेस्टिनेशन है, मीन्स पैकेट को इस आर राउटर पे पहुंचना है। जब आपका जो आपका सोर्स है इस पैकेट को जब सेकंड राउटर पे मीन्स या सोर्स के थ्रू जो राउटर कनेक्ट है उस पे भेजता है, देन यह राउटर उस टीटीएल की वैल्यू को क्या करता है, इस टीटीएल की वैल्यू को क्या कर देता है, 3 से क्या कर देता है, 2 कर देता है। देन यह पर्टिकुलर राउटर इस पैकेट को ट्रांसफर करता है, देन यह पैकेट इस राउटर पे आता है, देन यहाँ पे टीटीएल की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। एंड देन आफ्टर लास्ट में जब आपका जो पैकेट है जब आपका डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, देन आपकी जो टीटीएल की वैल्यू क्या होती है, 1 से 0 हो जाती है। जब आपकी जो टीटीएल की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब वो पर्टिकुलर जो पैकेट है वो आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। ये है आपका टीटीएल। टीटीएल क्यों यूज करते हैं, ताकि उस नेटवर्क में, जिस नेटवर्क में आप अपने पैकेट को सेंड कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर पैकेट लूप में ना फंसे। आई होप आपको समझ में आया हो। सो अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप अपना पूरा फोकस इस क्वेश्चन पे लगाइएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, हर ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देन आपको जो 5 ऑप्शन आते हैं मोर देन 1, तो ये सारे जब आपको कंसेप्ट अच्छे से याद रहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्या बोलता है, Which one of the following is true about of interior gateway routing protocol? Routing information protocol means RIP। इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये भी पूछ सकता है कि RIP का फुल फॉर्म क्या होता है। देन आपको पता होना चाहिए कि RIP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कितने होते हैं, 2 होते हैं। मीन्स एक RIP एल्गोरिदम, एक OSPF एल्गोरिदम। इन दोनों के बारे में कौन सा सही है? तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट क्या बोलता है, RIP यूज द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड OSPF use link state routing, and B is a OSPF use distance vector routing and RIP use link state routing. C is the both RIP and OSPF use link state routing, and D बोलता है कि RIP and OSPF is used distance vector routing। आपका जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल एक आपका इंट्रा डोमेन में वर्क करता है, दूसरा हो गया आपका इंटर डोमेन। इंट्रा डोमेन की जब बात करते हैं, यहाँ पे 2 आपके राउटिंग प्रोटोकॉल है। फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस वेक्टर। पहला क्या है आपका, डिस्टेंस वेक्टर, एंड सेकंड क्या है आपका, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। इंटर डोमेन में आपका क्या आता है, इंटर डोमेन में सिर्फ आपका एक आता है पाथ वेक्टर, पाथ वेक्टर। अब बात करते हैं आपका जो डिस्टेंस फैक्टर होता है किस प्रोटोकॉल के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। ये किसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है, ये होता है आपके RIP के थ्रू। एंड जो आपका लिंक स्टेट होता है वो किसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है, वो होता है आपका OSPF के थ्रू। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, RIP का फुल फॉर्म क्या होता है, OSPF का फुल फॉर्म क्या होता है। एंड जो RIP है, OSPF है, कौन से एल्गोरिदम को फॉलो करता है। RIP को किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया गया है, डिस्टेंस वेक्टर, एंड OSPF जो है वो लिंक स्टेट। तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट थे, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फर्स्ट क्या था, RIP यूज डिस्टेंस वेक्टर। क्या जो आपका RIP था वो डिस्टेंस वेक्टर यूज करता था, और जो OSPF है वो लिंक स्टेट राउटिंग यूज करता है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। पहला क्या है, पहला जो आपका राइट है कि RIP कौन सा राउटिंग यूज करता है, वो यूज करता है आपका डिस्टेंस वेक्टर, एंड OSPF जो है वो यूज करता है आपका लिंक स्टेट राउटिंग। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि द एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। जो आपका एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल है उसे हम किस लिए यूज करते हैं, एक आपका होता है ARP होता है प्रोटोकॉल, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है RARP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है आपका रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP का आपका फुल फॉर्म आप इसे याद कर लीजिएगा। RARP का फुल फॉर्म होता है रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, और ARP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे पूछा गया जो ARP है वो किस लिए यूज करते हैं। आप दूसरी बात इसमें याद रखिएगा कि जो ARP हो गया, RARP होगा, ये जो प्रोटोकॉल है कौन से नेटवर्क पे इंप्लीमेंट होते हैं, ये होते हैं आपके थर्ड लेयर पे। और थर्ड लेयर कौन सा है आपका, नेटवर्क लेयर। तो आप इसे याद रखिएगा। और ARP
किस लिए यूज होता है। फर्स्ट क्या बोलता है, फाइंड द आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएनएस, एंड बी इज फाइंड द आईपी एड्रेस फ्रॉम द default gateway. C is the finding the IP address that corresponds to MAC address right, and D is the finding the MAC address corresponding to an IP address. जो आपका ARP होता है, ARP क्या करता है, जो आपका IP एड्रेस है या आपका जो लॉजिकल एड्रेस है उसको क्या करता है, उसको मैक में कन्वर्ट करता है, मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ये किसकी बात है, एआरपी की बात है। एआरपी हमारा क्या करता है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जब आरएआरपी की बात करते हैं तो वो क्या करता है हमारा, वो करता है कि मैक एड्रेस, जो आपका मैक एड्रेस है उसको किस में कन्वर्ट करता है, आईपी एड्रेस में। यदि आप एआरपी की बात करें, यदि एआरपी के पास आपका आईपी एड्रेस है, देन वो क्या करेगा, उससे आपके आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। एंड आरएआरपी क्या करता है, रिवर्स करता है, मींस रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी का क्या है, रिवर्स है, ये मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग assertion is false about the IP। जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट क्या बोलता है, इट इज पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू हैव मल्टीपल आईपी एड्रेस। क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है उसके पास मल्टीपल आईपी एड्रेस हो। जी हाँ, ये पॉसिबल है। यदि हम अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमें एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन हो गया हो, हमारे पास मल्टीपल आईपी एड्रेस होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, बी की जब बात करते हैं, IP packet from the same source to the same destination can take the different route in the network। ये भी हो सकता है कि आपका जो पैकेट है उसका जो सोर्स है एंड जो आपका डेस्टिनेशन है वो सेम है, बट जो उसका जो पाथ है वो डिफरेंट हो सकता है। मीन्स यदि आपका जो आईपी एड्रेस है, ये पर्टिकुलर पैकेट है आपका, वो डी तक जाना है, आपको पता है कि वो डेस्टिनेशन आपका डी है, बट ये पर्टिकुलर जो आपका पैकेट है, पर्टिकुलर पैकेट इस पाथ को फॉलो करके डेस्टिनेशन पे जा सकता है, इस पाथ को फॉलो करके डेस्टिनेशन पे जा सकता है, कोई और राउटर है उसके थ्रू इस फॉलो करके आपको डेस्टिनेशन पे जा सकता है। मीन्स आपका जो पैकेट है डिफरेंट पाथ को फॉलो करके आपके डेस्टिनेशन पे जा सकता है। तो ये पॉसिबल है, बी भी सही है, ए भी सही है। अब सी की बात करते हैं। सी बोलता है कि आईपी एश्योर्ड दैट अ पैकेट इज डिस्कार्ड if it is unable to reach its destination within a given number of hop। तो क्या ये बोलता है कि क्या जो आपका आईपी प्रोटोकॉल है वो एश्योर करता है कि एक पर्टिकुलर होप के बाद यदि आपका पैकेट जो है डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहा है, मान लीजिए ये है आपका राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 एंड आपका ये है डेस्टिनेशन एंड ये है आपका सोर्स। ठीक है, इस सोर्स के पास एक पैकेट है, इस सोर्स के पास क्या है, एक पैकेट है। जो आपका सोर्स है वो क्या करता है, इस पैकेट को R1 के पास भेजता है, देन आपको इस R3 के पास, R4 के पास, देन लास्ट में वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। मीन्स यहाँ पे कितने नंबर ऑफ होप है, 1 2 3 4, होप कितने हैं, 4 है। मीन्स यहाँ पे टीटीएल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 होनी चाहिए। यदि आप सोर्स पे आपका पैकेट है, उस पैकेट में आपके आईपी हेडर में टीटीएल की वैल्यू 4 असाइन होगी। ठीक है, होप क्या है, ये जो पर्टिकुलर आपका जो राउटर आ रहा है वो क्या है, होप है। 4 होप के बाद यदि आपका जो पैकेट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू ये एश्योर किया जाता है कि उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाए। चांसेस क्या हो सकता है, मे बी बहुत सारे कंजक्शन हो उस नेटवर्क में, आपका जो पैकेट है वो बीच में कहीं डिस्कार्ड हो गया हो, या फिर जो आपका जो पैकेट है वो क्या लूप में कहीं फंस गया हो। तो ये सारे रीजन की वजह से जो आपका आईपी प्रोटोकॉल होता है, यदि एक फिक्स नंबर ऑफ होप जो असाइन हुआ है, उस होप में आपका जो पैकेट है डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता है, देन उसे हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। अब बात करते हैं डी की। डी क्या कहता है, द पैकेट सोर्स कैन नॉट बी सेट द राउट ऑफ एन आउटगोइंग पैकेट। जो आपका जो पैकेट सोर्स है वो सेट नहीं कर सकता है ऑफ द आउटगोइंग पैकेट। ये बिल्कुल गलत बात है। जो आपका पैकेट सोर्स होता है वो क्या कर सकता है, वो सेट कर सकता है कि राउट ऑफ द आउटगोइंग पैकेट, जितने भी आउटगोइंग पैकेट है उसको क्या कर सकता है, वो राउट कर सकता है आपका जो पैकेट सोर्स है वो। तो इसमें से आपका रॉन्ग कौन सा है,
ये है आपका डी। और राइट आंसर क्या हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि राउटर फॉरवर्ड अ पैकेट यूजिंग फॉरवर्डिंग टेबल एंट्रीज। जो आपका राउटर होता है वो क्या करता है, यदि R1 आपका जो है राउटर है, इस राउटर के पास एक पर्टिकुलर पैकेट अराइव होता है, तो ये इस पैकेट को किससे मतलब कैसे दूसरे डेस्टिनेशन पे या दूसरे राउटर पे या फिर जहां इसका डेस्टिनेशन है इस पैकेट का वहां भेजेगा। वो किसके थ्रू भेजता है? हर एक राउटर के पास एक टेबल होता है। हर एक राउटर के पास क्या होता है? एक टेबल होता है। उस राउटर में एंट्रीज होती है कि जो पर्टिकुलर पैकेट है उसे किस नेटवर्क में या किस राउटर के पास सेंड करना है। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि नेटवर्क एड्रेस, किसका नेटवर्क एड्रेस? ऑफ द इनकमिंग पैकेट, जो आपके इनकमिंग पैकेट है उसका आपका नेटवर्क एड्रेस है वो मैच कर रहा है मल्टीपल एंट्रीज से। राउटर R1 जो है वो देखता है कि आपका जो पर्टिकुलर पैकेट अराइव हुआ है उसका डेस्टिनेशन या फिर जहां उसे पैकेट भेजना है वो मल्टीपल एंट्रीज है, मींस एक से ज्यादा जो इसका एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस है, वो बहुत सारे नेटवर्क से मैच कर रहा है। मींस उसका डेस्टिनेशन है एक या दो या तीन राउटर के थ्रू मैच कर रहा है, मींस सेम एड्रेस है उनका। तो कैसे इसे सॉल्व करता है? यदि R1 देखता है क्या कि इस पर्टिकुलर जो पैकेट है उसका डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो एक से ज्यादा है, मीन्स R2 राउटर से भी मैच कर रहा है, R3 राउटर से भी मैच कर रहा है, R4 राउटर से भी मैच कर रहा है, तो इस सिचुएशन में R1 राउटर क्या करेगा? देन इस सिचुएशन पे जो आपका R1 राउटर होगा, R1 राउटर क्या करेगा? ये है आपका R1 राउटर, ठीक है, R1 राउटर है, ये है आपका जो पैकेट है वो अराइव हुआ और इस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस है वो R3 से भी मैच कर रहा है, R4 से भी मैच कर रहा है एंड R5 से भी मैच कर रहा है। तो जो आपका R1 राउटर है कैसे इस चीज को रिजॉल्व करे, ये पैकेट किस राउटर को सेंड करे, क्योंकि बहुत सारे एंट्रीज से ये मैच कर रहा है। तो क्या देखते हैं हम? पहले देखते हैं क्या, पहले हम देखेंगे कि जो पैकेट है इनकमिंग पैकेट का एड्रेस क्या है। मान लीजिए कि इसका जो एड्रेस है वो है 124.30.60 एंड देन डॉट 100100 एंड देन 0। ये क्या हो गया आपका 8 मीन्स क्या है 32 बिट का। जो आपका आईपी एड्रेस है वो क्या है 32 बिट का है। ये इस इनकमिंग पैकेट का क्या है एड्रेस है। इस इनकमिंग पैकेट का एड्रेस है, मान लीजिए कि R3 राउटर का जो एड्रेस है वो क्या है, वो है आपका 124.30.60.1000000 एंड आपका R4 का जो एड्रेस है वो 124.30.60.1000010 ये है। तो आपका जो इनकमिंग पैकेट का एड्रेस ये है पर्टिकुलर। देन इसके बाद ये चेक करेगी कि प्रीफिक्स से मीन्स आगे से सबसे ज्यादा एड्रेस किस राउटर पे मैच कर रहा है। यदि R3 की बात करें देन 124 मैच कर रहा है, 30 मैच कर रहा है, 60 मैच कर रहा है, देन आगे की बिट है 100, यहां तक क्या कर रहा है मैच कर रहा है। आपका जो R3 का है इतने बिट तक मैच कर रहा है। देन R4 पे जब चेक करते हैं 124, 30, 60 एंड देन 100 इस बिट तक मैच कर रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ मैच कर रहा है? वो मैच कर रहा है आपके R4 में। R4 में सबसे ज्यादा जो बिट है वो मैच कर रहा है इस इनकमिंग पैकेट के एड्रेस का। तो सब हम कहाँ फॉरवर्ड करेंगे? यदि हमें डिसाइड करना हो कि R3 में करें या फिर R4 में करें, देन हम इस पैकेट को कहाँ सेंड करेंगे? R4 राउटर में सेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो प्रीफिक्स एड्रेस है वो ज्यादा मैच हो रहा है R4 राउटर से। तो ये था आपका कंसेप्ट कि कैसे यदि मल्टीपल एंट्री से मैच कर रही है आपकी इनकमिंग पैकेट का जो एड्रेस है, तो किस एंट्री पे हम भेजेंगे, किस राउटर पे भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, कहाँ सेंड करेंगे? वो सेंड करेंगे हम फॉरवर्ड इट अ राउटर हुज एंट्रीज मैच विद द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ऑफ इनकमिंग पैकेट। ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ आईपी हेडर इज नॉट मॉडिफाइड बाय द टिपिकल आईपी राउटर। मीन्स आपका जो राउटर है R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है पैकेट सेंड हो रहे हैं R1 से R2, R3 से R4, यहाँ पे पैकेट क्या हो रहा है सेंड हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो आपका आईपी हेडर है वो मॉडिफाई नहीं होता बाय द टिपिकली आईपी राउटिंग। मींस यदि एक पैकेट राउट कर रहा है राउटर के थ्रू, तो क्या चीज आपके उस पैकेट में मॉडिफाई नहीं हो सकता। फर्स्ट वन इज चेकसम, B इज ए सोर्स एड्रेस, C इज ए टाइम टू लीव एंड D इज ए लेंथ। जो आपका मॉडिफाई नहीं हो सकता वो क्या नहीं हो सकता? वो है आपका सोर्स एड्रेस। यदि इस पैकेट को R3 पे जाना है तो
इसे R3 पे ही जाना है, इसके आप सोर्स एड्रेस को क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या है, सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं आपके 7th क्वेश्चन पे। 7th इज ए होस्ट इज कनेक्टेड टू ए डिपार्टमेंट ऑफ नेटवर्क। एक जो होस्ट है, मान लीजिए आपका लैपटॉप है, ठीक है, ये लैपटॉप किस कनेक्टेड है, डिपार्टमेंट नेटवर्क। एक आपका डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आप बीटेक में पढ़ते हैं, उस बीटेक का एक नेटवर्क है, उसके थ्रू आपका जो पीसी है वो कनेक्टेड है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी नेटवर्क, इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि आपका जो डिपार्टमेंट नेटवर्क है वो किसका पार्ट है, कि यूनिवर्सिटी का पार्ट है। बीटेक का आपका डिपार्टमेंट है, एक आप होस्ट क्या कर रहे हैं, एक आप जो पीसी है वो आपके डिपार्टमेंट से, मीन्स आपका जो डिपार्टमेंट का नेटवर्क है उससे कनेक्टेड है। और ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट का नेटवर्क है वो किसके थ्रू, वो किसका पार्ट है, वो आपकी यूनिवर्सिटी का पार्ट है, यूनिवर्सिटी का पार्ट है। एंड देन क्या बोल रहा है, द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इन टर्न इज पार्ट ऑफ द इंटरनेट। और ये जो आपका यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क है वो किसका पार्ट है, वो पूरे इंटरनेट का है। इंटरनेट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उसका पार्ट है। द लार्जेस्ट नेटवर्क इन विच इथरनेट एड्रेस टू द होस्ट इज यूनिकली। तो इस नेटवर्क में से सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा है, वो आपका क्या है, इंटरनेट है। तो डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th इज द प्री ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री। ये क्या है, प्री ऑर्डर ट्रांसफर है बाइनरी सर्च ट्री का। इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर है। आपका बीएसटी क्या होता है, आपका बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा होगा कि बाइनरी सर्च ट्री में आपके पर्टिकुलर आपका एक जो नोड है, आपका जो पेरेंट नोड है, मान लीजिए उसकी वैल्यू क्या है, 50 है, तो लेफ्ट साइड में 50 से वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एंड जो आपका राइट सब ट्री होगा उसमें क्या होगी, 50 से वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कि इसका हमारा जो पर्टिकुलर आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। प्री ऑर्डर क्या दिया हुआ है आपका, 50 हो गया, 10, 12, 11, 20 एंड देन 18, 16 एंड 19। ये आपका क्या है, प्री ऑर्डर ट्रांसफर है। प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट को हम सबसे पहले विजिट करते हैं, देन उसके बाद लेफ्ट को, लेफ्ट सब ट्री को, देन राइट सब ट्री को। इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। पोस्ट ऑर्डर में हमारा क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में होता है कि सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, देन उसके बाद रूट को विजिट करते हैं। अब आते हैं हम, जैसे बाइनरी सर्च ट्री में हम जानते हैं कि आपका जो इन ऑर्डर ट्रांसफर होता है, इन ऑर्डर ट्रांसफर जो होता है वो यदि आप इन ऑर्डर वे में ट्रांसफर करेंगे बाइनरी सर्च ट्री में, देन आपको जो डेटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। देन हम ये आपका जो पर्टिकुलर डेटा है उसे हम सॉर्ट कर लेते हैं, देन हमें क्या मिल जाएगा, वो होगा आपका इन ऑर्डर ट्रांसफर। फर्स्ट हम लिखते हैं 10, देन इसके बाद 11, 12, 15, देन उसके बाद आपका है 16, 19, 20। ये आपका क्या है, ये है आपका इन ऑर्डर ट्रांसफर। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में होता है सबसे पहले आप विजिट करेंगे लेफ्ट सब ट्री को, देन रूट को, देन उसके बाद किसको, क्या आप फिर विजिट करेंगे राइट सब ट्री को। तो सबसे पहले हम नोड की बात करते हैं। नोड हमें कहाँ से मिलेगा, यदि हम ट्री कंस्ट्रक्ट करना चाहे तो सबसे पहले हमें क्या, यदि हम बाइनरी सर्च ट्री पहले बनाना चाहे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए नोड। नोड हमें कहाँ मिलेगा, तो प्री ऑर्डर में देखते हैं हमें जो रूट नोड होता है वो सबसे पहले विजिट होता है। इसका मतलब जो आपका जो 50 है वो क्या है, 50 क्या है आपका, जी हाँ, वो उस ट्री का नोड है। फिर उसके बाद हम इस नोड के लेफ्ट में कौन आएगा, राइट में कौन आएगा, ये कहाँ से पता लगाएंगे, ये हम पता लगाएंगे अपने इन ऑर्डर से, क्योंकि इस रूट नोड के लेफ्ट में क्या है, ये आपका रूट नोड है। लेफ्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड कराता है आपका इन ऑर्डर। अब हम देखते हैं कि इस इन ऑर्डर में रूट वैल्यू क्या है, ये क्या है आपकी रूट है। एंड ये सारे जो 12 है, 11 है एंड 10 है वो कहाँ आएंगे, वो कहाँ आएगा, वो आपके 50 के लेफ्ट में आएगा। और ये सारी जो वैल्यू होगी वो कहाँ आएगी, 50 के राइट में आएगी। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। तो 50 के लेफ्ट में क्या आएगा, 10, 11, 12 ये आ सकता है, ठीक है। 3 वैल्यू पॉसिबल है कि ये आएगी आपके 50 के लेफ्ट में। देन हम कैसे पता करेंगे कि 50 के लेफ्ट में 10 आएगा या 11 आएगा या 12 आएंगे, वो पता करेंगे हम प्री ऑर्डर से। प्री ऑर्डर में दूसरा नोड कौन है, दूसरा नोड आपका है 10। इसका मतलब दूसरा नोड कौन बनेगा, 10 बनेगा, 10। देन इसके बाद हम पता करेंगे 10 के लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा। 10 के जो लेफ्ट में है कुछ नहीं आएगा, बट राइट में क्या आएगा आपका 11 आएगा एंड 12 आएगा। तो 11, 12 में रूट कौन बनेगा, वो कहाँ से पता होगा,
10 के बाद क्या आ रहा है 12 आ रहा है, इसका मतलब जो रूट बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो 12 बनेगा। और जो आपका जो 12 है वो कहाँ होगा, वो 10 के कहाँ होगा, 10 के राइट में होगा। देन हम 12 यहाँ इंसर्ट कर देंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं 11th की बात करते हैं। 11th कहाँ आपका आएगा, 11th कहाँ है आपकी 12 के लेफ्ट में है। 11th कहाँ है आपका 12 के लेफ्ट में है, और 10th के कहाँ है 10 के राइट में है। तो 12 के लेफ्ट में ये है आपका 11। तो ये सारी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इंसर्ट हो गई। ये सारी वैल्यू क्या है 50 के लेफ्ट में थी, वो इंसर्ट हो गई। अब हम बात करते हैं राइट की। तो प्री ऑर्डर 11 10 यहाँ तक की हम वैल्यू इंसर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 20। 20 कहाँ है, 20 आपका यहाँ पे है। इन ऑर्डर में सबसे लास्ट में क्या है आपका 20 है। तो ये 50 के कहाँ है, 50 के राइट में है। देन हम 50 के राइट में 20 को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। 50 के राइट में 20 इंसर्ट करेंगे। हमें कैसे पता चला कि 11 के बाद जो हमारा रूट है वो 20 है, क्योंकि इस नोड प्री ऑर्डर से हमें पता चला कि 50 10 12 11 इसके बाद जो 20 होगा वो हमारा रूट वैल्यू हो गया। और रूट कहाँ है 50 के राइट में है। जो आपका 20 जो रूट वैल्यू है वो कहाँ है 50 के राइट में है। देन इसके बाद 18 80 कहाँ है, 80 यहाँ पे है। 80 की जब बात करें 80 कहाँ है 50 के राइट में है। और जो 20 है 20 के कहाँ है, इस 20 के लेफ्ट में है। देन आपकी जो आपका 18 होगा 18 कहाँ इंसर्ट होगी 20 के लेफ्ट में, यहाँ पे इंसर्ट होगी। देन उसके बाद 60 को देखेंगे। 60 कहाँ है 18 के लेफ्ट में है, यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। देन उसके बाद 90 आता है। 90 कहाँ है 80 के राइट में। ये हो गया आपका, ये हो गया क्या, ये है आपका ट्री। अब यहाँ से हमें निकालना है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, जब पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो हम पहले बात करेंगे लेफ्ट ट्री। जब हम बात करते हैं ट्रेवर्स करते हैं 50, जो 50 क्या है वो आपका है रूट वैल्यू है। देन इसके लेफ्ट में आते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट वैल्यू क्या है आपकी 10 है, बट इसके राइट में भी कोई हमारा जो है डेटा इंसर्ट हुआ है, इसका मतलब हम लेफ्ट और राइट के बाद ही नोट पे जाएंगे। देन हम पहले 12 पे जाएंगे। 12 का लेफ्ट क्या है, 12 का लेफ्ट है आपका 11। तो ये वैल्यू क्या करेंगे आपका पोस्ट ऑर्डर में आ जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है पहले लेफ्ट जो आपका लेफ्ट सब ट्री है, इस 12 का क्या है 12 का लेफ्ट सब ट्री कौन है 11 है। देन इसके बाद हम 12 के राइट सब ट्री पे जाएंगे। राइट 12 का राइट क्या है नोड नहीं है। फिर इसके बाद जब नहीं हमारे पास राइट सब ट्री, देन इसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे 12 प्रिंट करेंगे। 12 हमारा क्या है, इस ट्री के लिए हमारा 12 क्या है रूट नोड है। देन उसके बाद 12, देन उसके बाद 10 एंड देन 15। 15 का क्या है 50 ये क्या है रूट नोड है। रूट नोड को पहले नहीं, जब 50 के राइट सब ट्री को जब हम विजिट कर लेंगे देन 50 को लास्ट में हम क्या करेंगे विजिट करेंगे, क्योंकि अपने अपने पोस्ट ऑर्डर में हम सबसे पहले लेफ्ट देन राइट सब ट्री देन रूट। अब आते हैं 50 के राइट में 20 क्या है एक पर्टिकुलर नोड है। 20 के लेफ्ट में क्या है 80 वैल्यू है, ये भी एक नोड है। देन इसके लेफ्ट में आते हैं, पहले लेफ्ट वैल्यू पूरा क्या करेंगे प्रिंट करेंगे, देन उसके बाद राइट वैल्यू को, देन उसके बाद नोड को। तो इस 80 का क्या है लेफ्ट क्या है 60 है एंड राइट क्या है 90 है। देन उसके बाद रूट नोड, देन उसके बाद 20, देन आफ्टर 50। तो ये है आपका आंसर 11 12 10 60 90 80 20 50। आपका आंसर क्या आया था, आपका जो भी आंसर आया था वो क्या आया था पोस्ट ऑर्डर में 11 12 10 60 90 80 20 50। तो इस किस ऑप्शन से मैच करती है 10 12 10 12 बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, ये आपका वाइड इन मींस कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, एक फंक्शन है जिसमें पास किया जा रहा है इंट एंड सॉर्ट डेटा टाइप। एंड देन उसके बाद वाइड मेन फंक्शन इंट में हम वैल्यू इंटीजर टाइप की आई क्या है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू उसमें असाइन कर रहे हैं हम 100। एंड एस क्या है एक सॉर्ट है, देन उसमें हम असाइन कर रहे हैं 12। एंड उस सॉर्ट टाइप का हमारा क्या है एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर क्या है हमारा एक सॉर्ट टाइप का है, और उसमें क्या कर रहे हैं हम एड्रेस रख रहे हैं, किसका एस का एड्रेस रख रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर जो एस है ये क्या है एक वेरिएबल है, एस क्या है एक वेरिएबल है। तो इसमें वैल्यू क्या है आपकी 12 रखी गई है और इसका एड्रेस क्या है 100 है। तो इस पॉइंटर में किसका एड्रेस रखा गया है इस पर्टिकुलर सॉर्ट एस का एड्रेस रखा हुआ है। तो इस किससे पॉइंट करेगा, ये जो आपका एस वेरिएबल उसे पॉइंट करेगा। देन एक आपको फंक्शन कॉल करना है, तो इसमें से पूछा गया है कि किस टाइप के जो फंक्शन है उससे हम कॉल करें कि हमें क्या ना है टाइप चेकिंग ना है। सबसे पहले हम एफ एस पॉइंटर एस की बात कर रहे हैं। एस हमारा क्या है एस हमारा शॉर्ट है, बट यहाँ पे हमें क्या पास हो रहा है यहाँ पे इन टाइप पास हो रहा है, तो पहला हमारा नहीं होगा। आई इक्वल टू एफ
आई एस, आई इक्वल टू, मतलब आई क्या है आपका इंटीजर है, बट ये जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो बी गलत है। अब आते हैं अपने सी पे, एफ क्या है, एक फंक्शन है, देन आई, आई हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का, यहाँ पे इंटीजर जो फंक्शन है इंटीजर टाइप का कॉल हुआ है पहले, देन पॉइंटर एस, पॉइंटर एस, एस क्या है, पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर क्या है हमारा, पॉइंटर क्या है आपका, पॉइंटर पी है, पी क्या है आपका, पॉइंटर है। देन आप जब फंक्शन कॉल करेंगे, आई क्या है आपका, एक इंटीजर है, और जो पॉइंट कर रहा है, एड्रेस जो पॉइंट कर रहा है वो कौन है, पी है, और वो किस टाइप का है, शॉर्ट टाइप का है, तो डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या है, द रिजल्ट इवेल्युएटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये क्या है आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इसे आपको सॉल्व करना है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या है कि ए एंड बी आपका क्या है, ऑपरेंड है, इसके बाद ही जो आपका ऑपरेटर आएगा। एंड प्रीफिक्स की बात करते हैं, सबसे पहले आपका ऑपरेटर आएगा, देन उसके बाद ऑपरेंड आएंगे। एंड इनफिक्स की बात करते हैं, देन आपका जो ऑपरेटर होगा वो दो ऑपरेंड के बीच ऑपरेट होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड के बाद ही आपका ऑपरेटर आता है। तो जब हम इसे स्कैन करेंगे, सबसे पहले जब स्कैन करेंगे तो देखेंगे कि दो ऑपरेंड के बाद ए एंड बी, यदि दो ऑपरेंड है उसके बाद कोई भी हमें ऑपरेटर मिलता है, कोई भी यदि हमें ऑपरेटर मिल गया तो इस ऑपरेटर को इस ऑपरेंड में हम क्या करते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या 10 है, 5 है, प्लस 66 डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एंड क्या है 8 है, देन इसके बाद माइनस। तो हमने अभी मैंने क्या बताया कि दो ऑपरेंड के बाद यदि आपको ऑपरेटर मिले देन आप क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे। ये है आपका फर्स्ट एंड ये सेकंड ऑपरेंड है। देन ये क्या है, ये क्या है, जब हम स्कैन करते हैं ये है आपका ऑपरेटर। देन हम इसे क्या करते हैं, इस पे ऑपरेट कर देते हैं। जब हम इसे ऑपरेट कर देते हैं हमें जो वैल्यू मिलती है वो 50 मिलती है। देन उसके बाद हम लिखते हैं अपना एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई 8 माइनस, देन आफ्टर यहाँ पे क्या करते हैं 50 है, 50 हो गया, देन 60 हो गया, तो इसके बाद क्या कोई ऑपरेटर है, नहीं है, देन हम आगे मूव करेंगे। देन 60 हो गया, 6 हो गया, देन हमें एक ऑपरेटर मिला, तो देखेंगे इस ऑपरेटर के आगे दो ऑपरेंड है, जी हाँ 60 एंड 6 है, दो ऑपरेंड। देन इससे हम क्या करेंगे, इस पे हम ऑपरेट कर देंगे। देन उसके बाद हम लिखेंगे 50, जब हम इस डिवाइड को इस पे ऑपरेट करेंगे देन हम वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। देन मल्टीप्लाई 8 माइनस, देन इसके बाद हम जब इसे स्कैन करते हैं, फर्स्ट ऑपरेंड ये हो गया, देन सेकंड ऑपरेंड ये हो गया, देन उसके बाद हमें ऑपरेटर मिलता है। ऑपरेटर मिलेगा, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या इसके पीछे दो ऑपरेंड है, जी हाँ है। देन इसे क्या करते हैं, हम इसे यहाँ पे ऑपरेट कर देते हैं। जब हम यहाँ पे इसे ऑपरेट करेंगे देन हमें वैल्यू मिलेगी 150 माइनस 8। देन इसके बाद हम दो ऑपरेंड यहाँ पे, फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये, इससे हम इस पे ऑपरेट करेंगे, हमें जो वैल्यू मिलेगी 150 माइनस 8 इक्वल टू 142। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछते हैं, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ साथ में आप भी कॉपी पेन लेके बैठिए और सॉल्व करिए, क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका 10th क्वेश्चन। ये क्या है आपका 10th क्वेश्चन, ये बोला ए प्रोग्राम ऑफ पी रीड 50 इंटीजर। एक प्रोग्राम है पी, क्या रीड करता है, 500 इंटीजर को रीड करता है इन द रेंज ऑफ 0 to 100, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द कोर ऑफ 500 स्टूडेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 500 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इट इज प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्कोर इज एबव देन 50, मीन्स वो स्टूडेंट के स्कोर को प्रिंट कर रहा है जिसका जो मार्क है वो ग्रेटर देन है 50। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे ऑफ पी इज स्टोर द फ्रीक्वेंसी। तो इनमें से कौन सा बेस्ट वे है जिसके थ्रू जो प्रोग्राम पी है वो अच्छी तरीके से वो उस स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर सके। फर्स्ट वन इसे क्या है, जो आपका एरे है 50 नंबर का यूज करे, या फिर 100 नंबर का एरे यूज करे, या फिर 500 का यूज करे, या फिर डायनेमिकली एलोकेट करे कि एरे ऑफ 550 नंबर का है। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप क्लास है, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट है, और ये जो रेंज बोला गया है तो आप ये समझ लीजिए कि उस स्टूडेंट में जो मार्क है 0 to 100 मिल सकता है। किसी भी स्टूडेंट को 0 से 100 के बीच में इतने ही मार्क मिल सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 to 100 है। देन उसके बाद आप बोलते हैं कि उसमें ये जो स्टूडेंट है हम उस स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करना चाहते हैं जिसका जो वैल्यू है वो
50 से ज्यादा है, उस स्टूडेंट का हमें एरे तैयार करना है जिसका जो मार्क हो वो 50 से ज्यादा हो। इसका मतलब है 0 to 100 की जब हम बात कर रहे हैं, 50 को तो आप काउंट नहीं करेंगे, जिसे 51 से 100 तक वैल्यू मिली रहेगी उससे हम क्या करेंगे, उससे हम काउंट करेंगे। तो हमें एक ऐसे एरे की जरूरत है जिसका जो साइज है वो क्या हो, 51 से 100 तक हो। तो हम उस 500 स्टूडेंट में देखेंगे किसकी जो वैल्यू है, कितने स्टूडेंट की वैल्यू 51 है। तो समझ लीजिए कि आप 500 स्टूडेंट है, हो सकता है 4 स्टूडेंट की वैल्यू 51 मार्क पाए हो, मीन्स 51 नंबर उन्हें मिला हो। 10 स्टूडेंट हो जिनको 52 मिला हो, 3 स्टूडेंट है जिसे 100 नंबर मिला हो। हमें यहाँ पे ये करना है कि जिसकी वैल्यू मीन्स जिसका जो मार्क है 50 से ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, उसे स्टोर करना है। इसका मतलब हमें कितने नंबर, कितने साइज की एरे की जरूरत है, हमें जरूरत है सिर्फ 50 की। हमें कितनी साइज की एरे की जरूरत है, सिर्फ 50 की जरूरत है, जहां पे हम 51 से 100 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और उसमें देख सकते हैं कि जो 51 है, कितने नंबर, कितने स्टूडेंट ने 51 पाया, 52 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पाया, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी स्टोर करना चाह रहे हैं कि 50 से ज्यादा जो मार्क है कितने स्टूडेंट ने पाया। तो इसका बेस्ट वे स्टोर क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, वो होगा कि आप क्या करें, एरे ऑफ 550 नंबर, मीन्स जो आपकी एरे की साइज है वो कितनी हो, 50 हो। तो ये था आपका 11th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो। अब आते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या बोलता है, ए क्यू इज इम्प्लीमेंट यूजिंग एन एरे। एक जो क्यू है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है एरे के थ्रू, सच एज इन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म इफिशियंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। यदि आपका ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, एक आपको डी क्यू करना है, डी क्यू मीन्स डिलीट करना है, देन इन क्यू मीन्स इंसर्ट करना है। ये आपका एरे है, इस एरे को हम किस में इम्प्लीमेंट किए हैं, क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट किए हैं कि यहाँ से आप क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और इस जगह से आप इंसर्ट करेंगे। तो इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा सही है। बोथ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑर्डर ऑफ वन टाइम। क्या इन क्यू एंड डी क्यू करना ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगता है, जी हाँ। जैसे कि आप जानते हैं क्यू में जो आपका क्यू होता है, यदि आप इंसर्ट करना चाहे, डिलीट करना चाहे, देन आपका जो टाइमिंग लगती है वो क्या लगती है, ऑर्डर ऑफ वन लगती है। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन। 13 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की फॉर ए रिलेशन स्कीमा। रिलेशन स्कीमा में कौन कौन से एट्रीब्यूट है, ई एफ जी एच है विथ की। जो ई है वो क्या है आपका, ये है आपका कैंडिडेट की। देन उसके बाद ये पूछा गया है कि मैक्सिमम सुपर की कितने हो सकते हैं। यदि आपका ई क्या है, कैंडिडेट की है, देन नंबर ऑफ सुपर की पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पावर n-1। n-1 क्यों, क्योंकि ये जो आपका ई क्या है, ई क्या है, एक सिंगल कैंडिडेट की है, इसलिए हम n-1 करते हैं। तो यहाँ पे हम पूछा गया है कि जो ई है वो कैंडिडेट की है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की कितने होंगे। इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 2 पावर n-1। n क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है, 4। तो 2 पावर 4-1 इक्वल टू 2 पावर 3। यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की बात करते हैं इस रिलेशन के लिए, तो आपका है वो 8। वो कितना है आपका, 8 है। यदि आप ये बोलता है कि आपकी जो कैंडिडेट की है वो क्या है, ई है एंड जी है, ये क्या है आपकी कैंडिडेट की है। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मिलके कैंडिडेट की बन रहा है, वो है 1 एंड 2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम 2 पावर n-2 करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 2 पावर n-2। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कैंडिडेट की है। तो यदि ये बोलता है कि हमारी जो की है ई जी है, देन इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। देन हमारा आंसर क्या आएगा, 2 पावर 4-2 इक्वल टू 2 पावर 2 इक्वल टू 4। तब इस टाइम पे हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की होंगे तो क्या होगा, वो 4 होगा। आपको क्वेश्चन कुछ मैनिपुलेट करके भी पूछ सकता है, तो आप याद रखे रहिएगा। यदि वो बात करता है कि आपकी जो कैंडिडेट की है वो ई है, एफ है एंड जी है, देन इस टाइम पे आप क्या करेंगे, देखेंगे कितने कैंडिडेट की कितने नंबर ऑफ की से मिलके, कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट से मिलके बना है, 1 2 3। इसका मतलब 2 पावर n-3 होगा। देन इसके बाद 2 पावर 4-3 इक्वल टू 2 पावर n। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की कितना होगा, 2 होगा। अब आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे। 14 से गिव द स्टूडेंट रिलेशन इज शोन बिलो। ये क्या है, एक स्टूडेंट का रिलेशन है, मीन्स ये स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का ईमेल आईडी, स्टूडेंट का एज एंड सीपीआई। तो इसमें क्या बोला गया कि जो स्टूडेंट का नेम और जो एज है वो क्या है, की है, मीन्स ये दोनों मिलके ही, एक जो स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का एज ही उस पर्टिकुलर क्लास में
उस स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये बोला गया है कि ये की है, तो जो वैल्यू एक्स की जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लोग अपने क्लास में देखेंगे कि आपको एक रोल नंबर मिलता है, यूनिकली रोल नंबर होता है। जब हम की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने अपने क्लास में देखा होगा कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये जो पर्टिकुलर रोल नंबर है वो दो स्टूडेंट का सेम हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो रोल नंबर होता है हमें उस क्लास में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कि सेम नेम के स्टूडेंट हो आपकी क्लास में, सेम एज के भी हो, बट जो आपका रोल नंबर होता है उस रोल नंबर के थ्रू ही आपको उस क्लास में हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रोल नंबर 5 किसका है, रोल नंबर 6 किसका है। इसका मतलब ये है कि जो रोल नंबर 6 होगा वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट का होगा, दो स्टूडेंट का नहीं हो सकता। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, जो आपका स्टूडेंट नेम एंड जो स्टूडेंट एज है वो सेम ना हो, मीन्स दो लोग का ना हो। पहला हम क्या है, शंकर, यहाँ पे एक शंकर एक और है, इसका मतलब उस क्लास में दो शंकर है। हम दो शंकर को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका जो एज हो वो क्या हो, उसका एज क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए हमने स्टूडेंट एज को भी क्या किया है, प्राइमरी की में लिए हैं। क्योंकि जो शंकर का जो एज है, फर्स्ट शंकर एंड सेकंड शंकर का जो एज होगा वो डिफरेंट होगा। तो सेकंड शंकर का एज क्या है, 90 है, तो पहले शंकर का एज क्या नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता। यदि इसका भी एज 90 हो गया, मीन्स एक क्लास में दो लोग का आईडी है, या फिर ये कह सकते हैं जो की है वो सेम हो जा रही है। इसका मतलब कोई फायदा नहीं है। ये वही बात हो गई कि जो दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट के पास एक रोल नंबर है, मीन्स सेम रोल नंबर दोनों स्टूडेंट के पास है। तो शंकर का जो वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता। यदि 90 हो गया तो हम ये पहचान नहीं पाएंगे कि हम किस शंकर की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या है, 90, बी इज ए राइट आंसर। अब आते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे। 15th, which regard to the expressive power of the former relational query language, which of the following statement is true। जैसा कि हम जानते हैं अपने डेटाबेस में जो आरए होता है, आरए मीन्स क्या, रिलेशनल अलजेब्रा, और एक क्या होता है, आरसी। आरसी मीन्स क्या होता है आपका, रिलेशनल कैलकुलस। जो आपका रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, वो होता है आपका डोमेन डिपेंडेंट। वो क्या होता है आपका, डोमेन डिपेंडेंट होता है। एंड जो आपका रिलेशनल अलजेब्रा होता है वो डोमेन इंडिपेंडेंट होता है, डोमेन इंडिपेंडेंट होता है। रिलेशनल अलजेब्रा में हमें ये पता होता है कि कैसे करना है और क्या करना है, बट हमें जो रिलेशनल कैलकुलस होता है वो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, बट कैसे करना है ये हमें पता नहीं होता है। जब हम इनकी पावर की बात करते हैं, जो आपका रिलेशनल अलजेब्रा हो गया और रिलेशनल आर ए क्या होता है, रिलेशनल अलजेब्रा, एंड आरसी होता है रिलेशनल कैलकुलस। जो रिलेशनल अलजेब्रा की जो पावर होती है वो सेम होती है किसके, सेफ रिलेशन कैलकुलस के। सेफ, यदि हम सेफ रिलेशनल कैलकुलस की बात करें, उसकी पावर रिलेशनल अलजेब्रा के इक्वल होती है। तो इसके रिगार्डिंग में क्या हमारा सही है, सी सही है। रिलेशनल अलजेब्रा हैज द सेम पावर एज सेफ रिलेशनल कैलकुलस, डी इज ए राइट आंसर। यहाँ पे ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो आरए है और आरसी में क्या डिफरेंस होता है और किसकी पावर ज्यादा होती है, कौन डोमेन इंडिपेंडेंट होता है, कौन डोमेन इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपके डेटाबेस के क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम 16 क्वेश्चन पे। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में लीड टू द स्टारवेशन। स्टारवेशन मींस व्हाट, स्टारवेशन मींस ये होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो कि एक रिसोर्स को चाहता है, R1 रिसोर्स को चाहता है, बट P1 को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि P1 चाह रहा है कि R1 रिसोर्स मिले, इसी टाइम में कोई प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस आ गया जो कि इस R1 को यूज कर लेता है। देन क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या कोई और प्रोसेस इस R1 को यूज कर रहा है, बट P1 बहुत टाइम तक मीन्स एक लॉन्ग टाइम तक वेट कर रहा है इस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए। देन हम क्या कहते हैं, जो हमारा P1 रिसोर्स है वो क्या हो गया, वो हो गया स्टारवेशन। स्टार्व कर रहा है मीन्स बहुत वेट कर रहा है, मीन्स एक लॉन्ग टाइम तक P1 को उस रिसोर्स को यूज करने के लिए एक लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ रहा है। ये होता है आपका स्टारवेशन। तो इसमें ये बोला गया है कि इसमें से कौन सा एक ऐसी शेड्यूलिंग है जो लीड करती है, मीन्स जिसमें स्टारवेशन होता है। जब हम फीफो की बात करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो पहले आया लेके चला गया,
जो पहले आया वो रिसोर्स को यूज करके चला गया। मीन्स यहाँ पे स्टारवेशन नहीं है। राउंड रोबिन में क्या करते हैं, राउंड रोबिन में जैसा कि हम जानते हैं कि सारे यूजर को सेम प्रायोरिटी देते हैं, तो राउंड रोबिन में एक क्वांटम टाइम दे देते हैं हर प्रोसेस को, और वो प्रोसेस अपना जो भी काम है उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे सेम प्रायोरिटी मिलती है हर प्रोसेस को राउंड रोबिन में। देन यहाँ पे हम स्टारवेशन हमारा नहीं आता है। एंड शॉर्टेस्ट जॉब नेस्ट, शॉर्टेस्ट जॉब नेस्ट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टारवेशन आता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या करते हैं, मीन्स जिसकी बस टाइम कम है वो क्या करे, वो सबसे पहले जाके सीपीयू को उस प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं। मीन्स P1 का जो बस टाइम है यदि 4 मान लीजिए, देन इसी टाइम में जब P1 प्रोसेस एलोकेट होने वाला था सीपीयू को, कोई और बस टाइम, इस 4 से कम बस टाइम का कोई और प्रोसेस आ जाता है। मीन्स मान लीजिए P5 आ गया जिसका बस टाइम है 3, देन जब जब हम कंपेयर करेंगे किसका बस टाइम कम है, देन हम देखेंगे P5 का है। ये नहीं देखते कि P5 कब आया कब नहीं आया, सिर्फ ये देखते हैं कि किसका बस टाइम कम है। तो क्या होता है, P3 को ये सीपीयू एलोकेट हो जाती है। इसी बीच में P1 जो है फिर एलोकेट होने वाला होता है। इसी बीच में कोई और प्रोसेस आ गई जिसका जो बस टाइम है वो कम है P1 से, तो क्या होता है कि P1 क्या होता है, स्टार्व करने लगता है कि वो सीपीयू को यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि जो इसका बस टाइम है वो और प्रोसेस के कंपेयर में काफी ज्यादा है। और हम जब शॉर्टेस्ट जॉब नेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम की बात करते हैं, ये कैसा एल्गोरिथम होता है, ये होता है आपका प्रीएम्प्टिव। मीन्स एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस हमारा जो सीपीयू है वो स्विच करता रहता है एज अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। तो जब हम स्टारवेशन की बात करते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब नेस्ट में क्या होता है, आपका स्टारवेशन होता है। ये था आपका राइट आंसर। अब आते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। 17 क्या बोलता है, इफ द क्वांटम टाइम ऑफ राउंड रोबिन एल्गोरिथम इज वेरी लार्ज देन इज इक्विवेलेंट टू, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ सकता है कि यदि क्वांटम टाइम, मान लीजिए कि P1 प्रोसेस है, ठीक है, P1 प्रोसेस है, उसका जो बस टाइम है वो है 5, देन क्वांटम टाइम हम रख लेते हैं 10। P1 हो गया आपका, देन उसके बाद आपका आता है P2, उसका बस टाइम हो गया 6, ठीक है। देन इसका P3 आता है, P3 प्रोसेस का जो बस टाइम है वो मान लीजिए 7। तो सबसे पहले जो क्वांटम टाइम P1 को एलोकेट होगा, सबसे पहले हमारा अराइवल टाइम की बात करें, ये 0 पे आया, ये 1 पे आया, ये 2 पे आया। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग की जब बात करें तो P1 सबसे पहले क्या होगा, P1 को सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि सबसे पहले ये आया। देन क्वांटम टाइम कितना है, इसका मतलब हम 10 तक P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, बट इसका जो बस टाइम है वो 10 से कम है। तो सबसे पहले जब P1 एलोकेट होगा सीपीयू को तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा टर्न आएगा P2 का, ठीक है। देन जब P2 का टर्न आएगा उसका जो बस टाइम है वो 6 है और क्वांटम टाइम से कम है। इसका मतलब वो जो हमारा राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में हम ये एश्योर किए हैं कि 10 मिनट तक एक प्रोसेस को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। बट P2 प्रोसेस को तो सिर्फ 6 मिनट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जब इससे सीपीयू एलोकेट होगी ये क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, P2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन उसके बाद P3 भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हम जो क्वांटम टाइम है वो ज्यादा रखे हैं, इसका मतलब जो पहले आया उसे एग्जीक्यूट कर दिए। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, P1 आया उसे एग्जीक्यूट कर दिए पूरी तरीके से, देन P2, देन P3, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट की तरह बिहेव कर रहा है। ये आप याद करिएगा, यदि हम राउंड रोबिन एल्गोरिदम में क्वांटम साइज इंक्रीज कर दे, देन इसके बाद जो हमारा एल्गोरिदम है वो वर्क करता है किसकी तरह, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट की तरह वर्क करता है। तो ये था आपका 17 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम 18 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट SJF, जो आपका शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग होता है, इनमें से कौन सा गलत है। पहला ये बोलता है कि इसका मिनिमम एवरेज वेट होता है, और दूसरा क्या बोलता है, इट कैन काज स्टारवेशन। अभी हमने पढ़ा कि जो SJF होता है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट होता है, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, स्टारवेशन होती है। तो दूसरा हमारा सही है। ये हम जानते हैं कि जो हमारा शॉर्टेज जॉब फर्स्ट होता है सबसे अच्छा एल्गोरिदम है, इसमें जो एवरेज वेटिंग टाइम आती है वो काफी कम आती है, इसका मतलब दोनों सही है। तो फॉल्स पूछा गया है, इसका मतलब ना S1 ना S2 स्टेटमेंट दोनों में से कोई भी फॉल्स नहीं है। तो आप इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा कि जो हमारा SJF होता है उसका जो एवरेज टाइम होता है वो कम होता है और स्टारवेशन इसमें होता है। अब आते हैं अपने हम 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है, द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जब अभी मैंने बात की कि सबसे अच्छा हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। इसमें एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, एवरेज वेटिंग टाइम कम होता है, इसमें स्टारवेशन होता है। क्या होता है, इसमें स्टारवेशन होता है। अब आते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। 20 बोलता है कि द रेंज ऑफ इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय n bit 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम इज। मीन्स यदि n बिट का कोई नंबर है
तो उसका रेंज क्या होगा टूज कॉम्प्लीमेंट में। एंड बिट का यदि आपका नंबर है, एंड बिट का कोई नंबर है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट पे इस पर्टिकुलर एंड बिट का जो रेंज होगा वो क्या होगा। जो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट होता है वो यदि एन बिट का कोई नंबर है तो उसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट का जो रेंज होता है वो होता है -2 पावर n-1 से 2 पावर n-1 ये क्या होता है उस टूज कॉम्प्लीमेंट का रेंज होता है। तो हम ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस है और ये क्या है ये पावर में है, तो ए क्या है आपका राइट आंसर है। ये जो 2n लिखा हुआ है वो क्या है आपके पावर में है, -2 पावर n-1 से 2 पावर n-1 ये क्या है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट के एन बिट का क्या है रेंज है। अब आते हैं अपने 21 क्वेश्चन पे। 21 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि यदि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देन आप क्या करते हैं, यदि आपको दिया गया है उसे आप क्या करते हैं, यदि आपको एंड गेट दिया है, ठीक है एंड गेट है, एंड गेट को और में कन्वर्ट करते हैं, और को किस में कन्वर्ट करेंगे, एंड गेट में कन्वर्ट करेंगे। यदि आपका बार है तो उसमें डबल बार में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका फंक्शन है, तो इस फंक्शन में जहां पे और गेट है वहां पे क्या करेंगे, और गेट वहां पे हम क्या करेंगे एंड गेट करेंगे। ये है आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है एंड गेट, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे और गेट का यूज करेंगे। और गेट के बाद सी कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो ये है क्या है आपका और है, यहाँ पे हम क्या करेंगे एंड गेट का यूज करेंगे। डी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, देन यहाँ पे क्या करेंगे डी पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इस एक्सप्रेशन में a प्लस बी बार था, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट a पे नहीं था, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट a पे होगा। अब हम दूसरे की बात करते हैं, ये आपका एंड गेट है, देन और गेट में ट्रांसफर हो गया। अब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो सी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बी पे कॉम्प्लीमेंट है, तो बी को ऐसे रखेंगे, सी पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और ये हमारा क्या है और गेट है, और गेट को एंड गेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ गया इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट। तो ए बार प्लस सी डी बार प्लस ए, जो ए ऑप्शन है वो क्या है आपका सही है। तो ये था आपका 21 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 22 क्वेश्चन पे। 22 क्या बोलता है, द नंबर ऑफ, ये क्या है फिल नहीं है फुल है, ये क्या है फुल, द नंबर ऑफ फुल एंड हाफ एडर रिक्वायर्ड टू द एड 16 बिट नंबर। यदि 60 बिट नंबर को आपको ऐड करना है, देन आप कितने नंबर ऑफ फुल एडर एंड हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट वन इज 8 हाफ एडर एंड 8 फुल एडर। बी क्या बोलता है एक हाफ एडर चाहिए 15 फुल एडर। सी बोलता है कि 16 हाफ एडर 0 फुल एडर। डी बोलता है कि 4 हाफ एडर एंड 12 फुल एडर। यदि आप 6 बिट, यदि आप 16 बिट नंबर को ऐड करना चाहते हैं, देन आपको चाहिए एक हाफ एडर एंड 15 फुल एडर। क्या चाहिए, एक हाफ एडर एंड 15 फुल एडर चाहिए। ये था आपका 22 क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है आपका 23 क्वेश्चन। इसलिए ये पर्टिकुलर ये फिगर दिया गया है एन एफ इज इम्प्लीमेंटेड एक्स। तो ये पूछा गया है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इस पर्टिकुलर जो फिगर दिया हुआ है आपका उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ये क्या है आपका 4 × 1 का क्या है मग, 4 × 1 का क्या है मक्स है, मिस मल्टीप्लायर है। जब हम मल्टीप्लायर की बात करते हैं ये क्या होता है, यहाँ पे हम पहले क्या है 0 0 होता है, यहाँ पे ये क्या होगा पहले 0 0 होगा, देन इसके बाद 1 होगा मीन्स 1 0, देन इसके बाद आपका क्या होगा 2 होगा मीन्स 1 0, देन उसके बाद 3 होगा 1 1। तो हम पहले जब बात करते हैं अपना 1 की बात करते हैं, जब हम a और b 0 0 है मीन्स a b 0 0 मीन्स a पे बार b पे बार, तो क्या सिलेक्ट होगा आपका सी सिलेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम 1 की बात करते हैं, 1 मतलब क्या, 1 मतलब 1 0 मीन्स आपका जो a है a पे बार b एडिज रहेगा, मीन्स 0 जहां है वो क्या होगा आपका वहां पे होगा आपका बार, एंड 1 जो होगा वहां पे बार नहीं होगा। देन प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आपका जो यदि 1 सिलेक्ट करते हैं देन आपको a बार b, देन क्या सिलेक्ट होगा सी बार सिलेक्ट होगा। ये 0 हो गया हम सिलेक्ट कर चुके, 1 हो गया। हम 2 की बात करते हैं, 2 मीन्स व्हाट 1 0, ये क्या है a है ये b है, मीन्स यहाँ पे a पे बार नहीं होगा b पे बार होगा, और क्या सिलेक्ट होगा 2 पे क्या है आपका c बार है। देन उसके बाद हम 3 की बात करते हैं मीन्स 1 1 1 1 मीन्स a एंड b, ना a पे बार होगा ना b पे बार होगा। a b की जब बात करते हैं तो देन आप 3 पे क्या है c है, c सिलेक्ट होगा। तो ये है आपका इस
मल्टीप्लायर का एक्सप्रेशन है। ये क्या है? इस मल्टीप्लायर का एक्सप्रेशन है। जब हम 0 सेलेक्ट किए देन आपका जो a और b का जो वैल्यू होगा a b बार होगा। जब हम 1 सेलेक्ट किए देन a बार b c बार हमें मिला। देन 2 को सेलेक्ट किए देन हमें मिला a b बार c बार। देन हम 3 को सिलेक्ट किया, मतलब जो आपका a और b पे वैल्यू क्या है 1 1 है, एंड 3 पे हमारी वैल्यू क्या मिल रही है c मिल रही है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देन इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये a बार हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। देन आपको मिलेगा b c प्लस b बार c बार। देन यहाँ पे आपको क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे आपको a कॉमन मिल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर जो आपको एक्सप्रेशन मिला वो किसका एक्सप्रेशन है? वो आपका एक्सप्रेशन है a एक्सॉर b b एक्सॉर c। ये किसका? ये पर्टिकुलर जब आप सॉल्व करेंगे ये आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है। इस मल्टीप्लायर के थ्रू जब आप सॉल्व करेंगे देन आपको जो एफ में जो फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा? a एक्सॉर b एक्सॉर c। ये है इसका फॉर्मूला। तो ये था आपका 23 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम 24 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? अनलेस इनेबल्ड ए सीपीयू विल नॉट बी एबल ए प्रोसेस इंटरप्ट। बी क्या बोलता है? लूप इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी इंटरप्ट टिल दे कंप्लीट। C is a processor check for the interrupt before executing a new instruction. D is the only level trigger interrupt are possible in microprocessor. इसमें से क्या है? जब तक हम enable ना करें हमारा जो CPU है वो interrupt को process नहीं कर सकता। A is the right answer. अब आते हैं अपने हम 24 क्वेश्चन पे। In a distributed system, the capacity of the system to adapt to increase the service load इज कॉल्ड। यदि आपके पास क्या एक सिस्टम है, वो सिस्टम के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अडॉप्ट कर सकता है और लोड को, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम स्केलेबिलिटी। इसका राइट आंसर क्या है? स्केलेबिलिटी। यदि एक सिस्टम को ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अडॉप्ट कर सकता है अपने जो सर्विस लोड है उसको और इंक्रीज कर सकता है, इसका मतलब उस सिस्टम के पास स्केलेबिलिटी प्रॉपर्टी है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे और आप देखे होंगे हमें मुझसे कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कौन सा नहीं सॉल्व हो रहा है। इसके बाद फिर मैं गेट के बेसिक क्वेश्चन लाने वाली हूँ। सो प्लीज यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।